तो क्वेश्चन नंबर 130 तक हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट क्लास जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट क्लास का रिस्ट्रिक्टेड एग्ज़ाम हुआ था 2021 में। तरीका का ये क्या था, रिस्ट्रिक्टेड एग्ज़ाम होने का ये पहला एग्ज़ाम था। 2021 में क्या हुआ था, एग्ज़ाम जब होना चालू हुआ डीजीएमएस का, तो 2021 में रिस्ट्रिक्टेड पहली बार हुआ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है कि एन एप्लीकेंट इज हैविंग 5 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है। कोई एक बंदा है, उसके पास 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एंड हैविंग डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन which is approved by the central government. On the basis of other qualification he is eligible for। 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, है ना। तो वो किसके लिए एलिजिबल है? ए सेकंड क्लास मैनेजर, बी फर्स्ट क्लास मैनेजर, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट या फर्स्ट क्लास मैनेजर एग्जाम अंडर एमएमआर 1961। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके पास डिप्लोमा भी है, तो वो किस एग्जाम के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक। तो देखिए डिप्लोमा होल्डर को क्या चाहिए, सेकंड क्लास के लिए कम से कम 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए 2 साल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब टोटल 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए फर्स्ट क्लास देने के लिए, है ना। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है। तो 131 का आंसर हो गया फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, किसी के पास 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और वो डिप्लोमा होल्डर है। डिप्लोमा होल्डर के लिए सेकंड क्लास के लिए 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके बाद 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग से, है ना। तो 5 साल का टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जाम दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 132 बोल देख रहा है। 132 बोलता है इन मैनुअल ओपन कास्ट कोल माइन। ठीक है, जो कि बहुत कम आजकल देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हमारे सीएमआर में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी देखिए आ गया। इन मैनुअल ओपन कास्ट कोल माइन द साइड्स ईदर बी केप्ट स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ सेफ्टी नॉट एक्सीडिंग डैश डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये अपने सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैनुअल ओपन कास्ट माइन का क्या है, 45 डिग्री आपका कम से कम स्लोप रहना चाहिए, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 देखिए क्या बोलता है। During dealing a fire, there shall be kept available near all places below ground adequate number of self-rescuer, है ना। आप फायर से डील कर रहे हैं, तो बिलो ग्राउंड माइंस में एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर रखा रहेगा। एटलीस्ट 2 स्मोक हेलमेट्स, अ फ्लेम सेफ्टी लैंप, अप्रूव्ड कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर और अदर मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग। चलिए, तो फायर फाइटिंग करने के लिए अंडरग्राउंड में क्या क्या रखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। जिसमें ये लिख दिया कि सेल्फ रेस्क्यूअर रहेगा, कम से कम एडिक्वेट नंबर ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर रहेगा, कम से कम 2 स्मोक हेलमेट रहेगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप रहेगा, और क्या ऐसा रहेगा जिससे हम मतलब कौन से गैस डिटेक्ट करने के लिए 2 ठो अलग से वो डिटेक्टर रहेंगे, है ना। इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए वो अपना वो रहेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने के लिए अपना डिटेक्टर वहां रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, who shall have to provide safety and proper discipline of person employed in the mine। ठीक है, जो माइंस में
काम करते हैं उनके प्रॉपर डिसिप्लिन के लिए कौन जिम्मेदार है कि वो डिसिप्लिन से काम करे। ये नहीं कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पी खा के पड़े हैं, है ना। तो उसके लिए डिसिप्लिन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो हु शैल हैव प्रोवाइड सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए भी, है ना। अब वहाँ काम कर रहे हैं, कोई चोर आके मार के चल दिया, तो उसमें सेफ्टी भी है और डिसिप्लिन भी चाहिए माइंस में। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो माइंस मैनेजर और एजेंट। ठीक है, माइंस मैनेजर एंड एजेंट, इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो भी एम्प्लॉय है उनके सेफ्टी को भी देखेगा, और क्या देखेगा, डिसिप्लिन है कि नहीं माइंस में, ये सारा कुछ देखेगा माइंस मैनेजर और एजेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी, एक और ऑप्शन था नीचे, अपन देख नहीं पाए। ऑनर, एजेंट और मैनेजर तीनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो अपन ऊपर क्वेश्चन था ऑप्शन बी तक ही दिख रहा था ना। असल में ये क्वेश्चन क्या था कि डिसिप्लिन और सेफ्टी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ये तीनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सेफ्टी और डिसिप्लिन दोनों देखेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑनर, एजेंट एंड मैनेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, डिफाइन वाटर मैनेजमेंट। द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू सीवेज और वेस्ट वाटर। ठीक है, जो सीवेज से पानी निकलता है, वेस्ट वाटर से पानी निकलता है, उनके उनको क्या करने का बोल रहा है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने की एक्टिविटी को वाटर मैनेजमेंट कहता है ना। और ऑप्शन देखिए, द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर resources under defined water policies and resources under defined water policies and regulations, which also includes treatment of drinking water, industrial water, sewerage water और वेस्ट वाटर। ये ऑप्शन सही लग रहा है। एक तो जो आपके पास पहले से पानी है, उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे ऑप्टिमम यूज करना है उसका, है ना। जो ऑलरेडी अच्छा पानी है, एक तो बोल दिया अच्छा पानी। अच्छा पानी का किस तरीके से ऑप्टिमम यूज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उसे डेवलप करना है अच्छे पानी को, फिर प्लानिंग के साथ जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी है उसे क्या कहेंगे, है ना, वाटर पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। एक तो अच्छा पानी और फिर वेस्ट वाटर का भी ट्रीटमेंट, सब कुछ आ जाता है वाटर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और ऑप्शन क्या है, द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर ओनली रिसोर्सेज थ्रू मैनेजमेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे गलत पानी, गंदा पानी को ही अपन को साफ सुथरा करना है। जो अच्छा पानी हमारे पास अवेलेबल है, उसे भी किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो सारा कुछ आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट मैनेजर कब भेजेगा, है ना। प्री मेच्योर कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है, कोई काम चल रहा है जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वहाँ छत गिरेगा या कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन प्री मैच्योर कोलैप्स हो जाता है ना, वक्त से पहले वहाँ कोलैप्स हो जाता है। तो अगला क्या है, फेलियर ऑफ डंप, डंप फेल हो गया। तो ओवर वाइंडिंग ऑफ केजेस, है ना, केज का ओवर वाइंडिंग हो गया, या ब्रेकेज ऑफ बियरिंग ऑफ हेडगियर पुल्ली, है ना। तो ये सारे क्या है, डेंजरस अक्रेंस है और इसमें कुछ ना कुछ हो सकता था। इसलिए यहाँ क्या होगा, आपका नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजा जाएगा सारे ही केसेस में, है ना। तो 136 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 है, इफ द इंजीनियर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन 32 1 ऑफ द CMR 2017 is unable to perform his duties, the manager shall authorize in writing। या कोई इंजीनियर को हमने अपॉइंट किया है, रेगुलेशन जो भी 32 के अकॉर्डिंग इंजीनियर को, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर को हमने अपॉइंट कर लिया, लेकिन वो अपना ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो मैनेजर क्या करेगा। मैनेजर क्या ऑथराइज करेगा राइटिंग में, अ पर्सन whom he consider competent to act in his place,
पहला ऑप्शन है कि किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को उसके जगह में काम करने के लिए बोलेगा। नोटिस ऑफ एवरी सच ऑथराइजेशन शैल बी सेंट टू द रीजनल इंस्पेक्टर, ये भी सही है कि रीजनल इंस्पेक्टर को ये ऑथराइजेशन के बारे में बताएगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने किसी को ऑथराइज कर दिया है। नो सच ऑथराइजेशन वैलिड फॉर मोर देन 30 डेज, ये सही है, यहाँ 30 दिन आपको ध्यान देना है ना, कि ऑथराइजेशन जो किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए ही वैलिड होता है। और इन एक्सेस ऑफ 30 डेज सच ऑथराइजेशन नीड्स प्रीवियस रिटन कंसेंट ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका सारा ही ऑप्शन सही है कि अगर कोई इंजीनियर है वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैनेजर किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को ऑथराइज करेगा कि आप एज एन इंजीनियर यहाँ काम करिए। ओके, तो 137 का आंसर भी ई होगा। चलिए 138 देखते हैं क्या कहता है कि इंक्वायरी इनटू एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ शैल बी मेड बाय एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस विद इन। ठीक है, माइंस का जो इंस्पेक्टर है वो इंक्वायरी करेगा एक्सीडेंट का, वो कितने मंथ के अंदर एक्सीडेंट का इंक्वायरी करेगा। ठीक है, तो जो माइंस का इंस्पेक्टर होता है उसको 2 महीने के अंदर क्या करना पड़ता है, इंक्वायरी करके सबमिट करना पड़ता है, जो भी रिपोर्ट हुआ उसको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। तो 138 का राइट आंसर क्या है, 2 मंथ। 2 महीने के अंदर माइंस का इंस्पेक्टर जो है वो इंक्वायरी करेगा एक्सीडेंट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए क्या है। नोटिस ऑफ अबंडनमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस अंडर रेगुलेशन 5 ऑफ द CMR 2017 required to be submitted to chief inspector and regional inspector of mines clearly mention that। अच्छा, तो नोटिस ऑफ ओपनिंग हम भेजे, सॉरी, अबंडनमेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस भेजेंगे, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। उसमें क्या क्या चीज लिखा होना चाहिए। द पीरियड फॉर विच नोटिस ऑफ अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूएंस सबमिटेड, है ना, और द रीजन ऑफ सच अबंडन क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, रीजन भी हमें भेजना है। कितने दिन के लिए, पीरियड मतलब कितने दिन के लिए वो डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, या कितने दिन के लिए बंद हो रहा है, ये भेजना है। रीजन भेजना है कि क्यों बंद हो रहा है, क्यों डिसकंटिन्यू हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाई, ये भी हमें भेजना है। नोटिस सबमिटेड अलॉन्ग विथ माइन वर्किंग प्लान एंड सरफेस प्लान, है ना, वो माइन वर्किंग प्लान और सरफेस प्लान के साथ हमें सबमिट करना है। इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखिए। इमरजेंसी प्लान फॉर फायर इन अ माइन should include at least 3 of the following precaution arrangements। ठीक है, जो इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है फायर के लिए माइंस में, उसमें कम से कम ये 3 कौन से प्रिकॉशन हमें लेने हैं। पहला है इमरजेंसी इवैक्यूएशन। ठीक है, ये हमें लेना है कि इमरजेंसी में हम बाहर कहाँ से निकलेंगे। ठीक है, 140 का ये पहला तो आंसर सही है कि इमरजेंसी कंडीशन हो गया, आग लगा, तो हमें बाहर कैसे निकलेंगे। दूसरा है सफिशिएंट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। इमरजेंसी प्लान बना रहे हैं फायर के लिए, तो ये भी होना चाहिए कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सफिशिएंट नंबर ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन वगैरह बाद की बात है। इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, इमरजेंसी में इन्वेस्टिगेशन करना चालू नहीं करेंगे, वहां भागे कैसे, उससे फायर कैसे, फायर से डील कैसे करें, ये सारा कुछ हमें देखना है ना। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाद की बात है, इमरजेंसी प्लान में नहीं रहे। इमरजेंसी में हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन से निपटने के लिए उसके बारे में लिखा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट एड वगैरह भी देंगे। कहीं किसी को जैसे आग में की चपेट में कोई आ गया, उसे कैसे फर्स्ट एड देना है, ये सारा कुछ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, फर्स्ट एड रूम वगैरह बना के, फर्स्ट एड स्टेशन वगैरह बना करके वहाँ रखना है ना। इसका राइट आंसर हो गया 1, 2 एंड 5। 1, 2 एंड 5 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 140 था। बिल्कुल सही। अगला कहता है डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना। इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री मतलब आप एक तरीके से एक को वो बना के रखते हैं,
कि हमारे पास कितना मटेरियल अवेलेबल है और कितना मटेरियल हमें चाहिए। जैसे वर्कशॉप वर्कशॉप में अपने को गाड़ी मेंटेनेंस करने के लिए कितना वो स्पेयर पार्ट्स हमको ज़रूरी है और कितना हमारे पास अवेलेबल है ना? ये एक एग्ज़ाम्पल, लाइब्रेरी इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है। कुल मिला के आप अपने पास जितने भी मटेरियल अवेलेबल है उसका लिस्ट आप रखते हैं, है ना? 141. It is a process in which every company builds up large quantity of spare for their use. पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सारे कंपनी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पेयर्स खुद बनाते हैं अपने यूज के लिए। गलत। इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज, है ना? ये भी गलत बात है कि वो स्पेयर्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए क्या कहता है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटी स्पेयर फॉर मार्केट में बेचने के लिए स्पेयर्स बनाता है। ये भी गलत बात। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योर, कंपनी ये इंश्योर होता है दैट अ कंपनी ऑलवेज हैज द रिक्वायर्ड स्पेयर्स एट इट नीड्स ऑन हैंड एंड कीप्स लो स्टॉक विच इन टर्न रिजल्ट्स लो कॉस्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। इसमें कंपनी ये इंश्योर होता है कि उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेयर्स हमेशा हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई डंपर है, डंपर का क्या है, रिपेयर करना है, तो कंपनी ये इंश्योर होगा कि डंपर में क्या लगेगा, हाइड्रोलिक ऑयल लगेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ऑयल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। डंपर वगैरह में क्या होता है, हाइड्रोलिक ऑयल लगता है ना? तो एक कंपनी क्या करेगी, अपने जितने भी आप उनके पास हाइड्रोलिक ऑयल का जो स्पेयर्स रहेगा, है ना, उसका हमेशा ये इंश्योर करेगी लिस्ट बना करके कि हमारे पास कितना हाइड्रोलिक ऑयल अवेलेबल है ना, ताकि कभी वो स्टॉक में कमी ना पड़े। ओके, तो हमेशा वो रहेगा, और जैसे ही इसमें कमी आएगा तो क्या कर देगा, ऑर्डर कर लेगा। तो ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए इन्वेंट्री, है ना? तो ताकि टाइम पे ऑर्डर हो जाए। इमरजेंसी में एक चीज़ और है, इमरजेंसी में क्या है, मार्केट में आपको लूटा जाता है ना? आप एडवांस में ऑर्डर करके रखोगे तो आप चार जगह बार्गेनिंग करके सही रेट में ले सकते हो। अब इमरजेंसी है कि अगर हाइड्रोलिक ऑयल या जो भी स्पेयर है वो अवेलेबल नहीं हुआ तो हमारा मशीन रुक जाएगा, तो आप कहीं से भी कोई भी महंगा सामान उठा के ले आओगे, है ना? तो इसलिए क्या है, पहले से सामान ला के रखा रहना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप मार्केट में जाके ठगाए ना। ठीक है, तो यही है इन्वेंट्री। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेयर्स व्हिच इट नीड्स बाय एस्टैब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इटसेल्फ। यहाँ जो खुद बनाने का बात बोला जा रहा है ये गलत है ना? एंड ऑल्सो सप्लाइज टू अदर। ये जो खुद बनाने वाली बात अलग गलत है। इसमें बस ये है कि आपके पास जो भी सामान है वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, है ना? इसका राइट आंसर हो गया 141 का डी। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमारा कंपनी स्मूथ रन करते रहे, है ना? अब कुछ सामान की कमी हो गई और वो खड़ा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान बी ऑन द स्केल हैविंग अ रिप्रेजेंटिंग फैक्टर। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 1:2000, है ना? आरएफ जो हमारा चल रहा है, आरएफ माइन प्लान का कुछ भी बनाया जाएगा वो 1000, 1:2000 या 1:1000 में बनाया जाएगा। दोनों ऑप्शन है, तो आप 2000 को क्लिक करेंगे। ठीक है, 142 का आंसर 1000, 1:2000। Every shelter shall have height where the roof is sloping one, a height of not less than dash meter to the lowest part of the roof and not less than dash meter to the highest part of the roof। ठीक है, अगर आपका शेल्टर बनाया गया है वो इस तरीके से स्लोपिंग है ना, तो ये हाईएस्ट पार्ट कितना होना चाहिए और ये लोवेस्ट पार्ट कितना होना चाहिए, दोनों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 143 का आंसर है डैश मीटर टू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द रूफ। इसमें आंसर होना चाहिए नन
ऑफ द अबव, क्योंकि 2.5 मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है। बताइए, आपको क्लियर है तो 143 का सी, 143 का सी। हाँ हाँ, ये शायद, लेकिन 3.5 मीटर नहीं, 2.5 मीटर है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर आपको कंफर्म है तो एक बार बताएं। 143 है ना? 143, 1.8 और 2.5 है जहां तक मुझे याद आ रहा है। 3.5 है, अगर कंफर्म है तो आगे बढ़ते हैं, है ना? रेस्ट शेल्टर। अच्छा, ये तो सीएमआर का नहीं है ना, मतलब एक्ट या रूल का है। 2.5 मीटर फॉर फ्लैट रूफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, है ना? तो फिर इसका राइट आंसर फ्लैट रूफ के लिए है 2.5 मीटर, और ये लोवेस्ट पार्ट से 1.8 मीटर है, और हाईएस्ट पार्ट से 3.5 मीटर है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर भी इसको खाली टाइम में एक बार आप देख लीजिएगा। In case of a mine having open cast working with an average monthly material handled in excess of 20,000 cubic meter but not exceeding 50,000 cubic meter, minimum qualification of safety officer of the mine shall be। ठीक है, 20,000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होता है तो क्या किया जाता है? एक सेफ्टी ऑफिसर दिया जाता है मैनेजर को असिस्टेंट करने के लिए। और ये क्या बोल रहा है? जब वो मंथली आउटपुट 20,000 से ज़्यादा है और 50,000 से कम है, 20,000 से ज़्यादा, 50,000 से कम है, तो 20 से 50 वाले रेंज में फर्स्ट क्लास भी चल जाएगा, सेकंड क्लास भी चल जाएगा, है ना? ध्यान ये रखना है कि 20,000 से ज़्यादा में सेफ्टी ऑफिसर देते हैं, तो 20 से 50 में फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट होल्डर रहेगा तो उसे एज अ सेफ्टी ऑफिसर हम अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 144 का आंसर ये है। 145 देखिए क्या कहता है। व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ गया कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, ये पूछ रहा है। साइंटिफिक टेक्निक फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, जो मटेरियल को हम प्रोक्योर करके रखते हैं ताकि हम डे टू डे एक्टिविटी में उसका यूज कर सके, एक तो वो है। ठीक, अगला है साइंटिफिक टेक्निक concerned with planning, organizing and control flow of materials from their purchase to user end। ठीक है, एक ये है कि जो भी साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हम प्लानिंग कंट्रोल करते हैं मटेरियल का फ्लो का, जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसके फ्लो को अपन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल करते हैं टू फ्रॉम देयर परचेज टू यूजर एंड। ठीक है, खरीदने से लेकर के यूज करने तक, ये मटेरियल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन सही लग रहा है। प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल एट लोअर कॉस्ट, ये गलत है, लोअर कॉस्ट से इसका मतलब नहीं है। प्रोक्योरमेंट मटेरियल फ्रॉम द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट से मटेरियल को खरीदना। प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। इसका राइट आंसर यही है कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है कि मटेरियल को खरीदने से लेकर यूज करने तक उस मटेरियल का जो हम यू फ्लो करेंगे, मतलब जो उसका मान लो स्टॉक स्टोर से निकालेंगे, है ना? तो उसका प्लानिंग से निकालेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, फ्लो रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है कि हमारा मटेरियल खरीदने से लेकर यूज करने तक प्रोक्योरमेंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। एज पर रेगुलेशन 32 ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017,
Electrical engineer shall be appointed in a mine where electrical energy exceeds dash volts is used and the installed capacity of all electrical machinery is dash MVA and above। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 146 है। तो कितने वोल्ट से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखेंगे, और कितने एमवीए से ज़्यादा माइन मशीनरी का कैपेसिटी हो जाएगा तो आप मैकेनिकल इंजीनियर रखेंगे। ठीक है, तो 146 में ये 650 वोल्ट, ये 650 वोल्ट देखा जाता है। 650 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखेंगे, और 1.5 एमवीए से ज़्यादा अगर आपका मैकेनिकल कैपेसिटी यूज़ हो रहा है सारे मशीन को मिला के, ये नहीं कि एक मशीन, माइंस में जितने भी मशीन हैं उन सारे मशीन को मिला के जब मैकेनिकल पावर 1.5 एमवीए से ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर 1.5 एमबीए से ज़्यादा, वो हॉर्स पावर वाला दूसरा है मैकेनिकल के लिए, है ना, 750 हॉर्स पावर, वो दूसरा चीज़ है। तो तो आपका क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक रखेंगे। नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग इज टू बी साइंड बाय, सॉरी, नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग कौन साइन करता है, ऑनर करता है कि एजेंट करता है या मैनेजर करता है ना। तो सारे ऑप्शन है इसमें सही है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर तीनों में से कोई भी नोटिस ऑफ ओपनिंग में साइन कर सकता है। 148 ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज आर प्रिस्क्राइब्ड इन, ठीक है, देखिए रेगुलेशन नंबर का एक और क्वेश्चन आ गया कि मैगजीन इंचार्ज का ड्यूटीज कहाँ है। तो अपने को ये देखिए याद करिए, अपन ये ट्रिक में आए थे 43 से लेके 47 तक अपने को ये पता है ना। 43 मैनेजर, 47 ओवरमैन, बीच में सारे आएंगे, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, जो भी सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, है ना। और ये जाएगा शॉर्ट फायरर, ओवरमैन, सरदार, शॉर्ट फायरर, इस तरीके से। तो ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज तक आप इस तरीके से नीचे जाते जाते ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज तक आप रेगुलेशन याद कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्यूटीज वाला जो रेगुलेशन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 148 का राइट आंसर है रेगुलेशन 60 में दिया है ड्यूटीज ऑफ मैगजीन इंचार्ज। What will be the minimum age to appear in mining examination, which is conducted by Board of Mining Examination under Regulation 14(1) of CMR 2017। ठीक है, कम से कम कितना एज होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन को देने के लिए, है ना। तो कम से कम आपका ये बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, जो डीजीएमएस एग्ज़ाम करवाता है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए कम से कम आपका 20 साल एज होना चाहिए। ठीक है, जैसे सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट या गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, कुछ भी ऐसे एग्ज़ाम जो डीजीएमएस का बोर्ड करवाता है, उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका कम से कम एज होना चाहिए 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन एनी माइन सेक्शन और सीम इज अबंडेंट, कोई भी माइंस का सीम सेक्शन या कोई भी माइन बंद होता है, अबंडेंट हो गया है ना, वहाँ से काम हो गया, अब वहाँ दोबारा काम नहीं करना। It is the responsibility of the DAS to submit 2 true copies of the up-to-date plan to Chief Inspector of Mines। ठीक है, माइंस अबंडेंट हो गया है, कोई भी सीम सेक्शन या पूरा माइंस ही अबंडेंट हो गया है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को 2 ट्रू कॉपी ऑफ अप टू डेट प्लान भेजेगा, है ना। तो जो माइंस का ऑनर होता है, जिस, है ना, उसका जिम्मेदारी होता है ये एजेंट मैनेजर माइन मैनेजमेंट सर्वे। लेकिन इसमें अबंडन के केस में क्या है, ऑनर का जिम्मेदारी है कि वो 2 अप टू डेट प्लान भेजेगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। तो प्लान क्यों भेजा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर उस माइंस को खोलने की ज़रूरत हो तो वो प्लान डीजीएमएस के पास रहेगा, तो वो परमिशन देगा कि हाँ खोल सकते हो या नहीं खोल सकते। जब बगल वाले माइंस में कोई दिक्कत ना हो जाए, इधर पानी भरेगा तो बगल वाले माइंस को पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ इसमें था फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड 2021 के जो क्वेश्चन थे। ओके, अगला हमारा पेपर आएगा
मेटल का फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड 2021, है ना। चलिए, आज थोड़ा कुछ काम भी है, आज इसको यहीं अपन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड 2021 मेटल का डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेकंड क्लास का पेपर आएगा, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट क्लास 2021, सॉरी सॉरी, अच्छा अनरिस्ट्रिक्टेड कोड, फिर सेकंड क्लास इस तरीके से, है ना। तो बाकी देखिए सीएमआर वगैरह सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में दोनों जगह क्या है, लगभग सेम पूछता है। मैनेजमेंट जो है वो भी दोनों में सिलेबस में है, तो ये मैनेजमेंट वाला पोर्शन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पे कुछ खास आप खुद डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ खास नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट क्लास का तैयारी कर रहा हूँ तो सेकंड क्लास का क्यों देखूँ, या सेकंड क्लास का तैयारी कर रहा हूँ तो फर्स्ट क्लास का क्यों देखूँ। ऐसा नहीं, क्योंकि जो एल वाला पोर्शन है वो लगभग लगभग सेम, आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का लेवल भी लगभग सेम रहता है ना। एग्ज़ाम का लेवल भी सेम रहता है, और आपका क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम है, मैनेजमेंट दोनों में है ना। एक्ट रूल सीएमआर दोनों में है, इसलिए चाहे फर्स्ट क्लास का हो चाहे सेकंड क्लास का हो, दोनों आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये हो गया अपन कंसेंसस का मेटल फर्स्ट क्लास 2021, कल से अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.